नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा प्राचीन भारत का टॉपिक होगा गुप्त वंश। आज देखेंगे हम लोग दोस्तों गुप्त वंश से बनने वाले ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से बनते हैं। आज संपूर्ण वीडियो पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग गुप्त वंश में कौन कौन शासक हुए, गुप्त वंश की कला का क्या स्कोप रहा और साहित्य कौन कौन से जो गुप्त वंश की जानकारी देते हैं। चलिए दोस्तों, गुप्त वंश के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो गुप्त वंश का जो समय माना जाता है 240 एडी से लेकर 550 एडी के बीच में माना जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा बनता है वो ये बनता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में तो 240 एडी के आसपास में श्रीगुप्त ने किया था। तो ये नाम आपको याद रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न आ भी चुका है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ और घटोत्कच का उत्तराधिकारी जो हुआ चंद्रगुप्त हुआ। अब दोस्तों यहाँ कुछ उपाधियां हैं हमारी जिससे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किसको कौन सी उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि दी गई थी। घटोत्कच के बारे में बात करें दोस्तों तो महाराजा की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त के बारे में बात करें दोस्तों तो महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। एक बार ध्यान दीजिएगा, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है किसे कौन सी उपाधि दी गई है। तो बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे श्रीगुप्त के बारे में पूछता है तो इसे महाराज की उपाधि दी गई थी और घटोत्कच के बारे में पूछता है तो इन्हें महाराजा की उपाधि दी गई थी। और अगर चंद्रगुप्त के बारे में पूछता है तो महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। अक्सर पेपर में प्रश्न यहाँ से भी बनने के चांसेस होते हैं। अब दोस्तों बात करें अगर तो इनमें सबसे महान शासक के बारे में तो चंद्रगुप्त हुआ। तो चंद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। जैसा कि दोस्तों अभी हमने बताया आपको, इसके पहले शक संवत के बारे में बताया था आपको कि कनिष्क ने 78 एडी में शक संवत चलाया था। उसी में आगे गुप्त वंश में क्या हुआ तो गुप्त संवत चलाया था। किसने? आपने देखा 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने क्या किया था, गुप्त संवत चलाया था। इसका उत्तराधिकारी के बारे में बात करें तो इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए और समुद्रगुप्त ने क्या किया, गुप्त वंश का विस्तार किया और सुदृढ़ बनाया अपने साम्राज्य को। अब देखते हैं कि समुद्रगुप्त से बनने वाले कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करें समुद्रगुप्त के बारे में तो इनके मंत्री हरिसेन थे जिन्होंने इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप सबको मैं बता चुका हूं कि अशोक के अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति जो काफी महत्वपूर्ण रहा है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो अभिलेखों के बारे में हम बात करें तो एक वीडियो हम ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुके हैं। वहां से जो जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं आप वहां से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे तो अशोक के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ही इनके मंत्री हरिसेन ने क्या किया था, इसके बारे में भी मेंशन कराया है। यानी समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी जो है वो किसके, अशोक के इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति में किसने लेख लिखवाया, हरिसेन ने। यानी यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है आपका कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में अशोक के अलावा और किस शासक के बारे में लेख लिखवाया गया, जानकारी मिलती है तो समुद्रगुप्त के बारे में। अब दोस्तों बात करें तो इन्होंने क्या किया था, 6 प्रकार की मुद्राएं जारी कराई थी। मुद्राओं के बारे में अगर हम बात करें तो गुप्त वंश का नाम पहले आता है क्योंकि इनके जो शासक थे काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया और शासन के साथ साथ इन्होंने क्या किया, मुद्राएं भी जारी करवाई थी। जब भी ये किसी भी पर विजय प्राप्त करते थे तो उस विजय उपलक्ष्य के उपरांत ये लोग सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या फिर उन सिक्कों में जो भी आकृतियां युक्त थी उन आकृतियों को सिक्कों के नाम से प्रचलित कराते थे। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे इन्होंने 6 प्रकार की जो मुद्राएं जारी कराई थी वो कौन कौन सी थी। तो पहला था आपका गरु, दूसरी थी आपकी धनुधर, तीसरी थी परशु, चौथी थी अश्वमेध, पांचवी व्यग्रहंता और छठी वीणावादन। यानी जिस भी चीज का किसी भी चीज से इनका संबंध होता था उसी के प्रचार प्रसार के लिए उससे संबंधित मुद्राएं जारी करवा देते थे। तो यहाँ पे बात करें तो 6 प्रकार की मुद्राएं किस शासक ने चलवाया था,
तो समुद्रगुप्त ने चलवाया था। वो कौन कौन सी थी? गरुड़, धनुधर, परशु, अश्वमेध, व्यग्रहंता और वीणावादन। इसके बाद बात करें दोस्तों तो इन्होंने आर्यावर्त के युद्ध में 3 राजाओं को और दक्षिणावर्त के युद्ध में 12 राजाओं को पराजित किया था। और इसी विजय उपलक्ष्य के उपरांत इन्होंने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ उस समय बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था? आर्यावर्त के युद्ध में 3 राजाओं को और दक्षिणावर्त के युद्ध में 12 राजाओं को पराजित कराया। पराजित करने के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब दोस्तों इनके पराक्रम और इनके साहस और धैर्य को देखते हुए आप सभी ने सुना होगा डॉक्टर स्मिथ का नाम। तो डॉक्टर स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो डॉक्टर स्मिथ ने कहा था। तो यहाँ से 2 महत्वपूर्ण बिंदु हमारे बनते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आपका पहला क्या बनेगा? डॉक्टर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा? तो समुद्रगुप्त को। और अगर क्वेश्चन पूछता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब दोस्तों आगे बात करें तो इसका उत्तराधिकारी रामगुप्त हुआ। इसी के समय में शकों ने आक्रमण किया था। शक का वीडियो हम ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। शकों का है आक्रमण आपका, आप उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं शक वंश में। तो इसी के समय में शकों ने आक्रमण किया था। रामगुप्त पराजित हुए और पराजित होने के संबंध में इन्हें क्या करनी पड़ी? एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और इस संधि के उपरांत क्या था? इनको अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक नरेश के पास भेजा जाना था, जिसको मानने के लिए इनका उत्तराधिकारी तैयार नहीं हुआ और उसने क्या किया? ध्रुव देवी का ही वेश धारण करके शक नरेश की हत्या कर दी। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम सब। संधि के अनुसार रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को शक नरेश के पास भेजा जाना था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय मानने के लिए तैयार ना हुआ और स्वयं गया और शक नरेश की हत्या कर दी। अब दोस्तों बात करें आगे तो 380 एडी के आसपास में रामगुप्त की हत्या करके ये शासक बना। यानी जब इसने अपमानजनक संधि को स्वीकार नहीं किया और इसने शक नरेश की हत्या कर दी, तो उसके बाद इसने क्या किया? रामगुप्त की हत्या करके ये खुद स्वयं शासक बन गया। यानी 380 एडी में रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय क्या हो गया? आपका खुद शासक बन गया। इसने राज्य के विस्तार के लिए अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इतिहास में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो राज्यों के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध बनाना या फिर संधि के अनुसार साम्राज्य पर आधिपत्य करना या फिर आपके जो भी कमजोर शासक होता था उसकी हत्या करके सत्ता को हासिल करना, ऐसा हमारा प्राचीन भारत में लगभग हर वंश में देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आगे तो रुद्रसेन के साथ अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कराया और आगे चलकर रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है? रुद्रसेन के भी राज्य पर अधिकार कर लेता है और उसको अपनी दूसरी राजधानी बनाता है, यानी उज्जैन। जो रुद्रसेन की राजधानी होती है उज्जैन को अपने राज्य की दूसरी राजधानी बनाता है। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करवाए थे, यानी चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है किस वंशी शासकों ने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे? तो आंसर हो जाएगा गुप्त वंशी शासकों ने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो इसने इसके उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो जो ये उपाधियां हैं आपकी, किस शासक ने कौन सी उपाधि धारण करी है? तो एग्जामिनेशन में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अगर हम बात करें श्रीगुप्त को तो महाराज की उपाधि, घटोत्कच को महाराजा की उपाधि, चंद्रगुप्त को महाधिराज की उपाधि, और यहाँ पे बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के समय में चीनी यात्री फाहियान आया था, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं विदेशी एक वीडियो इतिहास का आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही, तो वहां पे विदेशी स्रोत का वीडियो में आप देखेंगे कौन किसके समय में आया था। फाहियान किसके समय में आया था, मेगास्थनीज किसके समय में आया था।
तो ये सब सारे लेक्चर आपके पहले से अपलोड किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है फाहियान कौन था, तो फाहियान जीनियाती था। फाहियान किसके समय में आया था, तो गुप्तों के समय में आया था। स्पेशली अगर पूछ लेता आपको तो वहां पे विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय देता है, जो भी विकल्प आपका दिया हो। इसका उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ। कुमार गुप्त के महत्वपूर्ण कार्यों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है आपके। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमार गुप्त ने की। किस वंश का शासक था, तो गुप्त वंश का शासक था। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, इसका उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ, जिसने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अब आप सभी कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे कि विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, क्योंकि ऑलरेडी पहले वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, तो इसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, और स्कंदगुप्त ने शंकरादित्य या महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, या कहा भी जाता था। तो यहाँ देखिए उपाधियों का बहुत बड़ा एक महत्व बनेगा। विक्रमादित्य है, शंकरादित्य है, महेंद्रादित्य है, इन सबको ध्यान देना होगा कि किस शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं पॉइंट को। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, स्कंदगुप्त हुआ, और स्कंदगुप्त ने शंकरादित्य या महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। इसी के समय में हुड़ों ने आक्रमण किया, और जब हुड़ों ने आक्रमण किया तो यहीं से क्या हुआ, आपका गुप्त वंश कमजोर पड़ना शुरू हुआ, और धीरे धीरे गुप्त वंश का अस्तित्व समाप्त होना शुरू हो गया। क्योंकि सबसे प्रतापी शासक के बारे में अगर हम बात करें, या अंतिम प्रतापी शासक के बारे में बात करें, तो स्कंदगुप्त है। और अंतिम शासक के बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें मिलती हैं, लेकिन दोस्तों जो साक्ष्य के आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो अंतिम शासक के रूप में आप विकल्प में देख लीजिएगा किसका नाम दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे तो विष्णुगुप्त के बारे में मेंशन मैंने किया है, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव में विष्णुगुप्त मिलता है। कहीं कहीं बुद्धगुप्त देता है, कहीं कहीं भानुगुप्त देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। दिए गए विकल्पों में कौन सा नाम आपको उनमें से है, उसको आप टिक करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आगे। स्कंदगुप्त के गवर्नर चक्रपालिक ने क्या किया, तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये सुदर्शन झील देखिए बार बार आपकी आती है, इसको ध्यान रखना है। सुदर्शन झील का एक बहुत बड़ा अपना महत्व रहा है। तो गुप्त वंशों में भी क्या हुआ था, सुदर्शन झील का जिक्र किया गया, और इसका पुनर्निर्माण करवाया था इसी ने। और इसी झील के तट पर विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया है। तो यहाँ पे दो चीजें महत्वपूर्ण बनती हैं कि सुदर्शन झील के तट पर किसने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, तो स्कंदगुप्त ने ही निर्माण कराया। अंतिम शासक के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों विष्णुगुप्त अंतिम शासक हुआ, यानी 550 एडी में विष्णुगुप्त अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद आपका गुप्त वंश का साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं गुप्त वंश में कला और साहित्य के बारे में। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं गुप्त काल से संबंधित कला के बारे में और साहित्य के बारे में। जो भी प्रश्न यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करें तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किस युग के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है या स्वर्ण काल का युग कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कला के क्षेत्र में गुप्तकालीन कला को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव वहां से आपको अक्सर मिलेंगे, या वन लाइनर प्रश्न या हमारी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला में भी आप सब देखेंगे जो संदीप सर द्वारा डिस्कशन कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चन आपके वहां पे ऑब्जेक्टिव या लाइनर प्रश्न बनेंगे, अगर डिस्क्रिप्शन आप हमारा देखते हैं टोटल सब्जेक्ट का, तो सारे लगभग प्रश्न आपके वहां से कवर हो जाते हैं। आइए दोस्तों, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका, स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका गुप्तकालीन कला को। अब दोस्तों बात करें इसमें सबसे प्राथमिकता ऐसी क्या थी कि हमारा इस युग के कला को स्वर्णकाल कहा गया, तो इसका रीजन था दोस्तों मंदिर कला शैली। आप सभी को पता है कि भारत में मुझे लगता है जितना घर नहीं होगा उससे ज्यादा कहीं मंदिर होगा। हर घर में तो मंदिर है ही, इसके अलावा भी मंदिर है। तो दोस्तों इसमें से कुछ महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो मंदिर कला शैली सर्वाधिक प्रसिद्ध थी, जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में है, भूमरा का शिव मंदिर
नागौद एमपी में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार एमपी में है। तो दोस्तों जिस नाम से प्लेस था उसी नाम से उस मंदिर का भी नाम रखा गया, बस उसमें अलग अलग देवता को समर्पित किया गया। जैसे तिगवा का जो मंदिर है वो विष्णु से संबंधित है, भोमरा जो है वो आपका शिव मंदिर है, और नचना जो है आपका पार्वती मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर के बारे में बात करें दोस्तों तो ये झांसी यूपी में है। मात्र एक रावण का मंदिर अगर हम बात करें तो वो आपका झांसी यूपी में है। तो इसीलिए देवगढ़ का दशावतार, दशावतार मतलब रावण। अब भीतर गांव के कृष्ण मंदिर के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी क्या क्या प्राथमिकता है इसको जान लीजिए। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर आपका उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थित है। यह उस समय का पहला ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर था। यानी पहले आप सब देखते थे कि जो मंदिर निर्माण किए जाते थे वो पत्थरों से बनाए जाते थे या पहाड़ियों को काट कर बनाए जाते थे, लेकिन आपका भीतर गांव का कृष्ण मंदिर जो बना, जो वर्तमान में कानपुर में स्थित है, वो पहला मंदिर है जो ईंटों द्वारा निर्मित है। इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है नोट डाल के। यह प्रथम मंदिर है जो ईंटों द्वारा निर्मित है। तो अगर क्वेश्चन पूछता तो आपको आंसर देना होगा भीतर गांव का कृष्ण मंदिर जो कानपुर यूपी में। अन्य कलाओं में बात करें दोस्तों तो अजंता की कला और बाघ की गुफा की कला प्रसिद्ध थी गुप्त काल में। अजंता की कला के बारे में बात करें दोस्तों तो अजंता की टोटल कला गुफाओं के बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, यानी कि उनके जीवन को चित्रित करती है, उनके जीवन से घटने वाली सारी घटनाएं, उनके घर त्याग के, महाविश्वकर्मण, परिनिर्वाण, ये सब चीजें जो थी मैंने महात्मा बुद्ध के वीडियो में इसके बारे में आपको पढ़ाया भी है। आप अगर बौद्ध धर्म से वहां पे देखेंगे तो वहां पे महात्मा बुद्ध के जीवन से घटनाओं को क्या कहा जाता है और क्या क्या चीजें थी वो सारा मेंशन किया गया है। यानी उनके जीवन के सारी चीजों को चित्रार्थ किया गया है अजंता की कला में। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, अजंता की गुफाएं कहाँ पे, अजंता की कलाओं में किसके बारे में वर्णित किया गया, चित्रित किया गया है, तो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अब बाघ की गुफा में बात करें दोस्तों तो ग्वालियर एमपी में स्थित है। यह एक लौकिक कला को प्रदर्शित करती है। गिरी, उदयगिरी के बारे में बात करें दोस्तों तो उदयगिरी का गोवा मंदिर प्रसिद्ध है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन द्वारा निर्मित कराया गया था। तो इस तरीके से गुप्त काल में जो भी कला से संबंधित प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो इन पॉइंटों में से मिल जाएंगे। अब दोस्तों चर्चा करते हैं साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो गुप्त काल में भी 9 रत्नों का वर्णन मिलता है। वो 9 रत्न कौन कौन थे इनके बारे में देखते हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी हम सब आगे भी चर्चा करेंगे। तो अकबर के समय में भी 9 रत्न के बारे में जिक्र किया गया है, तो वहां पे कुछ और थे और यहाँ पे कुछ और। यहाँ पे गुप्त काल में मेन साहित्य से रिलेटेड या गणतज्ञ या भौगोलिक थे जो लोग क्या करते थे, राज्य में अपना विचार प्रस्तुत करते थे या ग्रंथों की रचना करते थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। तो बात करें दोस्तों तो 9 रत्न के बारे में तो उनमें प्रमुख कौन थे, इनमें सबसे प्रमुख कालिदास। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कालिदास किस वंश के समकालीन थे, तो गुप्त वंश के समकालीन थे। स्पेशली बात करें कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो कालिदास का जो ज्यादा प्राथमिकता वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में दिया होगा ऑप्शन। अब दोस्तों कालिदास से संबंधित बात करें हम तो कालिदास के ग्रंथ वास्तव में अतुलनीय है। महाकाव्यों के श्रेणी में उन्हें रखा जाता है। इनके नाटक भी हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो दोस्तों कालिदास के प्रमुख महाकाव्यों में बात करें तो आपका ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंशम, इन्हें ध्यान दीजिएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कुमार संभव के रचनाकार कौन है या ऋतुसंहार के रचनाकार कौन है या कालिदास के इनमें से कौन सा ग्रंथ है। तो इस तरीके प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव में देखेंगे आप सब। ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, रघुवंशम। अब दोस्तों इसमें बात करें हम तो कालिदास के 2 नाटक प्रमुख है काफी। तो पहला नाटक हमारा अभिज्ञान शकुंतलम और दूसरा आपका मालविकाग्निमित्रम, जो दोनों ही प्रेम संगत
प्रेम प्रसंग पर आधारित है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का क्या है, तो ये नाटक के कैटेगरी में आता है। अन्य हम नवरत्नों में बात करें दोस्तों तो रुद्रक का नाम आता है, जिनका ग्रंथ है मृच्छकटकम। विशाख दत्त का नाम आता है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। भारवी के बारे में बात करें किराता अर्जुनियम। अमर सिंह के बारे में बात करें अमरकोश। विष्णु शर्मा के बारे में बात करें पंचतंत्र। तो दोस्तों ये जो भी ग्रंथ आपके बार बार देख रहे हैं आ रहे हैं, इनको आपको तैयार करना है, क्योंकि जब भी इतिहास में बेसिक पुस्तकें पूछी जाएंगी तो यहीं से ही पूछा जाता है। आगे चर्चा करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। आपके आर्यभट्ट और बारहमीर का नाम आता है। आर्यभट्ट आप सभी को पता है गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या किया था, पृथ्वी गोल है जैसा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात होते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि जो चीज हम दूरबीन के माध्यम से देखकर या फिर हम बाद में इसको ढूंढ रहे थे, उस समय इन्होंने ऐसी कल्पना कर ली थी कि क्या है, सूर्य हमारा एक तारा है जो स्थिर है और पृथ्वी क्या करती है, उसके चारों तरफ परिक्रमा करती है, यानी हम सब घूमते हैं सूर्य के परिता। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने ये सिद्धांत जो दिया था अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में दिया था, और इन्होंने उसी सिद्धांत में ही बताया कि पृथ्वी गोल है जो क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। अब बारहमीर के बारे में बात करें दोस्तों तो बारहमीर नक्षत्र शास्त्री थे, और इन्होंने क्या किया था, वृद्ध संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की थी। तो ये दोनों ही चीजें काफी महत्वपूर्ण थी। यानी पूरा अगर हम बात करें दोस्तों तो गुप्त वंश के बारे में हम सभी ने चर्चा किया, और ऑब्जेक्टिव जो भी है आप इससे बनाइए। और अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका दिक्कत करता है या किसी का आंसर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से उसको पूछें, उसको सॉल्व आउट किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।